खलदून जो हैं ये भी बहुत बड़े फ़िलासफ़र जो है वो गुज़रे हैं और एक शानदार किस्म के इस्लामिक फ़िलासफ़र थे। और ख़ास करके इनका जो बहुत बड़ा नाम आया हिस्ट्री के हवाले से, मुक़द्दमा इब्न खलदून, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री की जिल्दें लिखी। और बहुत बड़ा यानी कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी के हवाले से और ख़ास करके स्टेट के हवाले से, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के हवाले से इनका नाम देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने सियासी लिहाज से बहुत ज़्यादा काम किया और ख़ुद भी जो है वो सियासत में इन्वॉल्व भी रहे, कहीं ना कहीं सर्विसेज देते रहे। अबू ज़ैद अबू रहमान इब्न खलदून इनका पूरा नाम है। ट्यूनिस के अंदर जो है स्पेन की अरब फैमिली से इनका ताल्लुक़ था, वहाँ पे पैदा हुए, यानी कि अरब फैमिली थी लेकिन अरब की थी लेकिन रहते स्पेन के अंदर थे। ट्यूनेशिया जिसको आज कहा जाता है, जो कि अफ्रीका के अंदर जो है वो एक मुल्क है, जहाँ पे हमने देखा 2013 में इनकलाब भी आया। ठीक है, मुक़द्दमा इब्न खलदून जो है इनकी सबसे फेमस बुक है। और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा जी जो स्टेट सिस्टम्स हैं वो दो तरह के होते हैं। इब्न खलदून साहब क्या कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं नॉर्मली वो दो तरह की इस टाइम पे मौजूद हैं। एक मैन मेड है जिसके अंदर रूलिंग क्लास जो है वो टॉप पे है। मैन मेड मतलब जो आज हम देखते हैं वेस्ट के अंदर, इवन वेस्ट के अंदर क्या आज हम अपने मुल्क के अंदर भी देखें तो ये मैन मेड स्टेट है कि इंसानों ने बनाई है, ये स्टेट इंसानों की बनाई हुई स्टेट है। तो ये जो इंसानों ने स्टेट बनाई है तो उस पर फिर हुक्मरान कौन होगा? रूलिंग क्लास। हुक्मरान जो क्लास है वो ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं। दूसरा जो स्टेट का सिस्टम है वो खुदा का बताया हुआ है, गॉड मेड है, और उसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो खुदा के पास है। ठीक है, जो सुप्रीम अथॉरिटी उसके पास है। जैसे आज हमारी मजहबी जमातें वही कहती हैं ना कि खुदा की ज़मीन है तो भाई खुदा का निज़ाम ही होना चाहिए, वही सुप्रीम अथॉरिटी है, तो वो खुदा का निज़ाम है। कहा जी दो तरह की स्टेट्स हैं। अब जो इब्न खलदून है इनकी फ़िलासफ़ी एक पिलर के ऊपर खड़ी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक है। इनकी सारी फ़िलासफ़ी जो है इसी के ऊपर बेस करती है, और वो है असबियत की, नेशनलिज्म की फ़िलासफ़ी, असाबिया की फ़िलासफ़ी उसको कहा जाता है। कि असाबिया की फ़िलासफ़ी हर बात के अंदर, आप जब इब्न खलदून को देखेंगे, इनको स्टडी करेंगे तो आपको हर बात के अंदर असबियत देखने को मिलेगी, असाबिया देखने को मिलेगी। यानी कि असाबिया जिसको हमने कॉमन लैंग्वेज कहा नेशनलिज्म, कौमियत पसंदी जिसको हम कह सकते हैं, कि कौमियत पसंदी जो है हमें हर बात में देखने को मिलेगी। एक जो जोश होता है ना मुल्क के लिए जिस शख्स के अंदर, तो उस शख्स को असबियत हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं सूबाई असबियत से एक शख्स दूर रहा, यानी एक बंदा कहता है जी मैं जो है वो पंजाबी हूँ तो पंजाबियों का वो ज़्यादा ख्याल करता है। दूसरा कहता है मैं पठान हूँ तो पठानों का ज़्यादा ख्याल करता है। तो अपने हल्के से जो जिस हल्के से वो होता है उससे जो उसका लिंक है उसको असबियत कहा जाता है। ठीक है, ब्लड कॉन्शियसनेस, ब्लड कॉन्शियसनेस का मतलब यही है कि भाई जो उसके खून में जो एक एहसास मौजूद है अपनाइयत का, उसी को असबियत कहा जाता है। और सारी फ़िलासफ़ी इनकी असबियत के ऊपर बेस करती है। अब तीन चीज़ों की मोहब्बत जो है वो इंसान को पैदाइशी तौर पे दी गई, वो उसके खून के अंदर शामिल होती है। सबसे पहले उससे माँ की मोहब्बत, यानी हर शख्स अपनी माँ से मोहब्बत करता है, अल्लाह से मोहब्बत या उसके अपने दीन से मोहब्बत। ठीक है, और तीसरा जो है वो जिस ज़मीन पर रहता है उस ज़मीन से उसकी मोहब्बत। ये तीन मोहब्बतें हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पे मौजूद होती हैं। तो ये जो लैंड की मोहब्बत है, थर्ड वाली लैंड की मोहब्बत, नेशनलिज्म जिसको हम कह रहे हैं, इसी को असबियत का नाम दे रहे हैं इब्न खलदून। अब इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तानी इज़ एवरीवेयर इज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में है वो पाकिस्तानी ही है। कहीं पे अगर कुछ बुरा होगा उसके सामने जिक्र किया जा रहा होगा, बेशक लोगों को ना पता होगा कि पाकिस्तानी है तो उसे बुरा फिर भी लगेगा क्योंकि पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है। और कहीं पे अच्छा होगा तो तब वो प्राउड से वहाँ खड़ा होगा कि भाई बेशक उसने ना बताया हुआ हो लेकिन उसे एहसास होगा कि पाकिस्तान ने किया तो मैं पाकिस्तानी हूँ। तो यही जो पाकिस्तानी होने का एहसास है, जो हम कहते हैं झंडे को देख के खून खोलता है जी। ठीक है, तो वो क्या है? वो ही असबियत है। नेचर ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी जो है उसकी बात की कि स्टेट की जो नेचर है वो कैसी होनी चाहिए और सोसाइटी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से स्टेट जो है डेवलप करेगी और सोसाइटी उसके अंदर किस तरह से अपना रोल जो है वो प्ले करेगी। डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, कि स्टेट की तरक्की जो है वो किन बातों के ऊपर है, स्टेट की डेवलपमेंट किन चीज़ों के ऊपर होती है कि जब मिलजुल के रहा जाता है और जब जो है वो फोकस किया जाता है असबियत के ऊपर, तो तभी जो है वो स्टेट की डेवलपमेंट होती है। यानी कि जब तक असबियत नहीं होगी तब तक जो है वो डेवलपमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जिस जज्बे की ज़रूरत है वो जज्बा असबियत है। इब्न खलदून के नज़दीक रिलेशन जो है वो दोस्तों के बीच में, सोसाइटी और स्टेट के बीच में एक रिलेशन मौजूद होता है कि स्टेट जो है, रियासत जो है, ज़ाहिरी बात है अब रियासत का और लोगों का, क्योंकि लोग जो हैं वो सोसाइटी बनाते हैं तो सोसाइटी जो माशरा है इसका आपस में एक ताल्लुक़ होता है। तो जब स्टेट और माशरे का ताल्लुक़ ना हो तो तब स्टेट ग्रो नहीं कर सकती।
अब उसकी एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे जो है ये पूरे का पूरा सिस्टम बढ़ा। कि सबसे पहले नोमैड जो थे, जो थोड़ा सा ग्रोथ का लेवल था, ठीक है, कि सबसे पहली जो स्टेट थी वो खाना बदोशी थी। अब खाना बदोशी क्या है? खाना बदोशी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जैसे कुछ चरवाहे हैं जो कि सर्दियों में पहाड़ों से उतरते हैं और शहरों के अंदर आते हैं और गर्मियों में दोबारा वापस चले जाते हैं, जो भेड़ बकरियां वगैरह पालते हैं, तो वो चरवाहे हैं जो कि जिप्सी पीपल जिनको हम कहते हैं, जो कि जगह जगह घूमते फिरते हैं। सब बलूचिस्तान का एक कल्चर है चरवाहों का कि वहाँ पर इस तरह से लोग जो है वो कबीलों की शक्ल में छोटे छोटे रहते हैं और वहाँ पर रहते हैं। तो वो जो कुछ लोग रहते हैं कबीलों के अंदर, नोमैड कबीले, वो सबसे पहले ग्रोथ का लेवल होता है किसी भी स्टेट का, कि कोई भी स्टेट इसी तरह से होती है। क्योंकि पहले स्टार्ट में हमेशा से आपको पता है जो गैदर्ड हंटर थे हिस्ट्री के अंदर, जो कि शिकार के लिए इकट्ठे होते थे, तो वो भी एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि अगर 3 माह एक जगह रहे हैं तो वहां के बाद 3 जगह दूसरी जगह मूव किया, फिर तीसरी जगह मूव किया, तो वो एक नोमैड ग्रुप था। यानी इसकी एग्जांपल जैसे आपने अगर वो अल्तुरुल ड्रामा देखा है, तो अल्तुरुल के अंदर आप क्या देखते हैं कि वो अपना एक जगह पे जाके कबीला सेटल करते हैं, तो फिर कुछ टाइम के बाद यानी साल के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह वो कैंप अपना लगा लेते। तो ये नोमैड कबीला था जो वहाँ पे उसके अंदर ग्रोथ हुई थोड़ी थोड़ी। जैसे अब जाहिर बात है आबादी तो बढ़ती है, फिर जब आबादी, अब कबीला जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, अब उसको मूव करना पॉसिबल नहीं रहता और लोग वहाँ पर अपना पूरा सिस्टम खेती बाड़ी का शुरू कर देते हैं, तो फिर अब वहाँ से मूव करना आसान नहीं, तो फिर वो क्या है, वो टाउन पीपल, वो शहरी लोग बन जाते हैं। वो थोड़ा सा मेच्योर लेवल है, क्योंकि अब वो एक जगह रहना शुरू हो गए, तो वो उनकी मेच्योरिटी का लेवल है। और उसके बाद डिके है, यानी पर्पसलेस लाइफ। उसके बाद जब वो लग्जरी में आ जाएंगे, सहूलत में आ जाएंगे, फिर उनकी ज़िंदगी का पर्पस कोई नहीं होगा सिवाय आराम और सुकून के, तो वो पर्पसलेस लाइफ हो जाएगी। किसके नज़दीक जी? इब्न खुल्दून के नज़दीक। अगर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात की जाए, ग्रोथ, मेच्योरिटी की और डिक्लाइन की, तो ये कुछ अगर हम बात करें तो यूँ बनती है कि सबसे पहले अगर ये कबीला है तो इसकी क्या है जी, इसकी ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ होगी, उसके बाद इसकी मेच्योरिटी होगी, एक लेवल पे जाके ये फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ये वहाँ पे स्टे करेगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसने डिक्लाइन होना है। ये पक्का जो है ना, ये एक इकोनॉमिक कर्व है, ये इकोनॉमिक साइकिल है। मईशत को बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि भाई सबसे पहले जो है वो कोई भी मईशत है या कोई भी चीज़ है, उसने सबसे पहले ग्रोथ करनी है। इवन इंसान की ज़िंदगी को ही आप देख लें कि अगर बात करते हैं जी, ये जो है पहले 25 साल हैं, पहले 25 साल में ग्रोथ हुई या 30 साल में ग्रोथ हुई, उसके बाद कुछ टाइम यहाँ पर स्टे किया, 5 से 10 साल यहाँ स्टे हुआ, उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट होगी, उसके बाद 40 या 45 के बाद नीचे आना स्टार्ट होगा और फिर वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से एक ग्रोथ का एक साइकिल बनता है कि ये ग्रोथ है, ये मैच्योरिटी है और ये डिक्लाइन है, इसका ये सिलसिला। फिर जी सोशल साइकिल की बात की, पॉलिटिकल साइकिल की बात की। सोशल साइकिल वो है जो लोग, जहाँ पे लोग रह रहे हैं और लोगों का आपस में जो पूरे का पूरा एक लिंक है, वो सोशल साइकिल बनाता है। पॉलिटिकल साइकिल जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे, वो भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक पॉलिटिकल साइकिल बना रहा है वहाँ पे। इसी तरह से अपनाइयत का जो पूरे का पूरा जो एक सिस्टम है, ठीक है जी, वो भी वहाँ पे मौजूद है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है, यानी गवर्नमेंट जो है उसको तकसीम किया, क्लासीफाई किया। पॉलिटिक्स ऑफ रीज़न की अगर बात करें तो वहाँ पे ये जो अब 3 तरह का यहाँ पे यानी तकसीम जो है गवर्नमेंट की गई कि 3 तरह की हुकूमत हो सकती है। सबसे पहले वहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ रीज़न हो सकती है कि भाई किसी वजह से कोई रीज़न है, ये कैसी स्टेट है, ये एक स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है जहाँ पे आदि शरिया जो है वो इन्वॉल्व है या आदि शरिया को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी खिलाफत है, खिलाफत कंप्लीटली शरिया के ऊपर बेस करती है। और तीसरी जो है मोनार्की है, बादशाहत है, जो कि असाबिया के ऊपर बेस करती है। अब क्योंकि असाबिया को, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर टॉप लेवल पे शरिया को फॉलो किया जाए तो वो खिलाफत है, तो इसका मतलब इब्न खल्दून जो है वो खिलाफत जो है उसको क्यों फिर ये टॉप लेवल पे क्यों लेके आते हैं और असाबिया को क्यों जो है असबियत को क्यों टॉप पे रखा। तो इसका मतलब असबियत तो मुनारकी है, वो उससे लेके आती है, तो इसलिए रखा क्योंकि जब ज़माना था इब्न खल्दून का, तो इब्न खल्दून जानते थे कि अब खिलाफत का ज़माना नहीं रहा, अब बादशाहत का है। बनु उमैया और बनु अब्बास की उस टाइम पे जो है वो बादशाहत चल रही थी, तो इसका मतलब जो है ये बनु अब्बास का ज़माना है। तो बनु अब्बास का जो ज़माना है तो इसका मतलब है ये बादशाहों का ही ज़माना है और पिछले 500-600 साल से ये बादशाहती ज़माना ही चल रहा था। तो इसका मतलब इसी वजह से उन्होंने फिर कहा कि अब बादशाहती ज़माना ही चलना है, तो उसमें बेस्ट यही है कि असबियत जो है वो वहाँ पे पैदा की जाए। अच्छा, रूलर की क्वालिटीज़ के बारे में कहा कि जो हुक्मरान है उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। सबसे पहले उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद वो इंसाफ पसंद होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए, और एज इट इज़ उसके अंदर इनसाइट, बसीरत होनी चाहिए कि वो दूरबीन होना चाहिए, चीज़ों को पहले से जज कर सके कि किस काम का जो है वो क्या रिजल्ट निकलना है। साइंस, क्योंकि एक साइंस के ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, हिस्ट्री के ऊपर काम किया बहुत ज़्यादा। तो
अच्छा, इब्न खल्दून जो हैं इन्होंने साइंस के बारे में अगर बात करें तो साइंस को दो हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले जी एक जी इस्लामी साइंस और दूसरी जो है जी गैर इस्लामी साइंस या जो इस्लाम से हट के है। अब यहाँ पे आपने ये समझना है कि जो साइंस है यहाँ पे ये साइंस को इल्म के मीनिंग में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी नॉलेज जो है उसके हिसाब से भी यूज़ किया जा रहा है कि इस्लामिक नॉलेज, ठीक है, जिसको प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरा गैर इस्लामिक नॉलेज जिसको साइंस की बात की जा रही है। अब यहाँ पे इस्लामिक नॉलेज तो ठीक है हासिल करना ही करना है, लेकिन जहाँ पे गैर इस्लामी है उसके अंदर भी आगे से दो हिस्से पर एक्सप्लेन किए कि भाई एक वो है जो ज़रूरत का है और दूसरा वो जो है जो गैर ज़रूरत है या जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो बिना ज़रूरत के है। तो आज अब देख लें जैसे कि बहुत सा नॉलेज जो है वो ऑब्टेन किया जा रहा है जो बिना ज़रूरत के है, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हर एक के लिए कौन सा नॉलेज इंपॉर्टेंट है ये वही जानता है। लेकिन जो ज़रूरत का है, ख़ास करके बुराइयाँ जो जैसे फैली जा रही हैं और उनको जो स्टडी हो रही है, जो नॉलेज रखने की कोशिश की जा रही है, तो ज़रूरत का है तो वो तो ज़रूर है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो वो तो है ही है, तो इस्लामी तो हासिल करना ही करना है। इसके अलावा बात करें इकनॉमिक्स की कि मईशत जो है उसके हवाले से इब्न खल्दून क्या कहते हैं, तो इब्न खल्दून वो पहले जो है वो फ़िलासफ़र थे, ख़ास करके मुस्लिम फ़िलासफ़र थे, फर्स्ट मुस्लिम फ़िलासफ़र जिन्होंने जो है वो मईशत के ऊपर बात की और बहुत डिटेल से जो है वो बात की कि भाई मईशत जो है वो कैसे चलती है, मईशत का रोल क्या है, मईशत को मैनेज कैसे किया जाए, यानी इकॉनमी के हवाले से बहुत डिटेल से इन्होंने बात की। और इकनॉमिक ऑफ पॉलिटिक्स जी, अच्छा, अब जो सियासत है, सियासत जो है उसके अंदर भी मईशत का बहुत अहम रोल है। इवन सियासत जो है वो खड़ी ही मईशत के ऊपर है, क्योंकि आज अगर एक स्टेट है, आप देखिए तो उस स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ का होता है, उस स्टेट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स का है, सियासत का है, जो स्टेट को रन कर रहा है, गवर्नमेंट सिस्टम दे रहा है, लेकिन वो सियासत जो है वो कैसे रन हो रही है, या वो स्टेट कैसे रन हो रही है, मईशत के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स है उसके साथ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना एक सिस्टम देती है कि भाई हम कैसे जो है मुल्क को आगे लेके जाएंगे इकोनॉमी के हवाले से। फ़िलासफ़ी के हवाले से अगर बात की जाए इनके थॉट्स की, इब्न खल्दून की, तो इब्न खल्दून के वही थाट्स हैं तकरीबन जो कि इमाम गज़ाली के थे। जैसे कि इमाम गज़ाली जो हैं वो फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट थे और ख़ास करके न्यू प्लेटोनिक थाट्स जो थे, यानी कि जो अरब्स ने प्लेटो को अडॉप्ट किया था, तो उनके अगेंस्ट हुए कि भाई आप मज़हब के अंदर फ़िलासफ़ी को ना लेके आएँ, बल्कि मज़हब जो जैसे है उसको उसी तरह से फॉलो करें। इमाम गज़ाली के थाट्स, उनके थाट्स फ़िलासफ़ी के अंदर हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक सरप्लस के ऊपर बात की। इकोनॉमिक सरप्लस क्या है, देखिए जब मईशत जो है यानी इकॉनमी जो है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ पैदा करे तो इकोनॉमिक सरप्लस है। अगर मेरी ज़रूरत जो है वो एक महीने की 10,000 है, तो इसका मतलब मैं अगर 11,000 पैदा कर रहा हूँ या 15,000 रुपये जो है वो मैं कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये जो 5,000 है ये सरप्लस वैल्यू है, ठीक है, तो ये सरप्लस है। लेकिन अगर मैं कमा रहा 9,000 हूँ तो फिर क्या होगा, फिर 1,000 रुपये डेफिसिट है, मुझे नुकसान है। जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी है तो डेफिसिट पे ही जा रही है, और वो 1,000 या 2,000 की नहीं, वो अरबों डॉलर्स का डेफिसिट पाकिस्तान की इकॉनमी में जा रही है। सरप्लस तो हमारा इकोनॉमिक तो शायद कभी देखा ही नहीं अयूब खान के ज़माने के बाद से, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर बहुत डिटेल से बात की कि भाई सप्लाई एंड डिमांड मार्केट किस तरह काम करती है। असल में सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या है, मार्केट कैसे। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ चीनी का अगर प्रॉब्लम पैदा हुआ या ख़ास करके आटे का जो बहरान है हमने देखा वो क्यों हुआ, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का जो फ़र्क आया, जिसके नतीजे के तौर पर ये प्रॉब्लम्स पैदा हुए कि जब चीज़ की जो डिमांड है, ठीक है, डिमांड जो है वो ज़्यादा है, डिमांड अगर किसी चीज़ की 100 ग्राम है या 100 किलो है, तो अब वो उसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई की जा रही है जी 50 या 60 या 70 kg, तो इसका मतलब जो 30 kg का डिफरेंस आया, तो इसके नतीजे के तौर पे अब प्राइसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगी। प्राइसेस क्यों हाई होंगी, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब ऐसे में हर कोई उसे हासिल करना चाहेगा, तो नतीजे के तौर पर वो जिसकी प्राइस पहले 10 रुपये थी अब उसकी 15 रुपये हो जाएगी या 13 रुपये हो जाएगी, तो प्राइसेस हाई हो जाएंगी। इसी तरह से जब सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी अगर डिमांड 100 है और सप्लाई 170 हो जाए, तो फिर प्राइसेस जो हैं वो लो हो जाएंगी। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल से जो है वो बात की इब्न खल्दून ने कि किस तरह से इकोनॉमी को मैनेज करना है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर बात की कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी हर हुकूमत का काम है कि वो जो मईशत है या खास करके जो पैसों का उतार चढ़ाव है उसको वो मैनेज कर सके, कि करेंसी जो है वो कैसे डी वैल्यू हो रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, उसको वो देख सके, ताकि जो है वो
मसनूई तौर पे जो है वो करेंसी को रोका ना जा सके या उसको डीवैल्यू ना किया जा सके और अपने फ़ायदे ना हासिल किए जा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हो रहा है। ये इस आज के सिस्टम को इब्न खुल्दून ने उस टाइम पे डिटेल से डिस्कस किया। फिक्स प्राइस के हवाले से इब्न खुल्दून ने कहा कि फ़िक्स प्राइस जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब फिक्स प्राइस होगी तो उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमी के अंदर जो एक बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर हुकूमत है, हुकूमत अगर बात करते हैं जी गंदम की कीमत की, अगर फिक्स कर देती है, इसका मतलब गंदम का रेट फिक्स कर देती है कि भाई आपने जो है इसे 50 रुपये किलो जो है 50 रुपये किलो सेल करना है, तो इसका मतलब ये है कि फिर किसान से भी वो फिक्स प्राइस में या चीपेस्ट प्राइस के अंदर लेके आएंगे। जब चीपेस्ट प्राइस के अंदर किसान से लेके आएंगे तो किसान बेचारे को तो नुकसान होगा, ऐसे ही है। तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, किसान को भी नुकसान है, आगे जो कंज्यूमर है उसको भी नुकसान होगा इसका। तो उससे बेहतर यही है कि आप फिक्स ना करें, जिस तरह से जो खर्च आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हो, ताकि उसका नुकसान ना हो। प्रॉपर्टी के हवाले से कहा, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी जायदाद जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि जब जायदाद बनाना ही आप रोक देंगे तो लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। क्योंकि इस्लाम तो इस बात को नहीं रोकता कि आप प्रॉपर्टी ना बनाएं, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत किसी पर्पस के लिए करते हैं और पर्पस जो है वो आप अचीव करते हैं जी। आप अगर प्रॉपर्टी या जायदाद वगैरह बनाते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर जी रूलर जो है, हुक्मरान, उसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताया कि सबसे पहले उसके अंदर जो है इस्लामिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि उसके पास इस्लाम का इल्म हो, दीन का इल्म हो। सोसाइटी की देखभाल करना उसकी जो है प्राइम ड्यूटी हो। इंसाफ जो है उसको बहाल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रेवरी हो उसके अंदर, यानी कि बहादुरी होनी चाहिए। और वॉर एक्सपर्ट होने चाहिए, जंग का जो है वो एक्सपर्ट हो। अब जंग का एक्सपर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर वो कैसे जो है वो अपने मुल्क को या अपने जो नेशन है उसको डिफेंड करेगा। फिर जो रूलर है उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, जैसे कि ड्यूटीज़ क्या हैं, हर एक को जो है खाना प्रोवाइड करना, उसका ट्रेड जो है तिजारत के लिए एक ऐसा जो है वो सामान पैदा करना कि रुकावट ना हो। ख़ास करके फ्री ट्रेड जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इब्न खुल्दून ने जो है वो ज़ोर दिया कि फ्री ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज़ाद तिजारत, कि अगर आप टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो टैक्स के नतीजे के तौर पे क्या होगा, फ्री ट्रेड रुक जाएगी। तो फ्री ट्रेड रुकेगी, उससे मुल्क को नुकसान होगा। इसलिए आपने क्या करना है, ट्रेड को प्रमोट करना है। हाँ, ट्रेड को प्रमोट करना है, लेकिन साथ में नज़र भी रखनी है। उससे क्या होगा कि आपके पास टैक्स आएगा, क्योंकि जब आपके पास टैक्स आएगा तभी तो आप मुल्क चला सकेंगे। तो इब्न खुल्दून तो ये कहता है कि बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व किया जाए ताकि जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ले सके, इस एक बंदे से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से, कहीं वो छुपा ना रहा हो, ताकि आप मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकें। वरना तो अगर आपके पैसे नहीं होंगे तो मुल्क नहीं चलाया जा सकेगा। प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की, और इंसाफ देना लोगों को इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूटीज़ के अंदर है एक रूलर की। सोशल लाइफ के हवाले से इब्न खुल्दून ने बहुत ही डिटेल से बात की कि मुआशरती ज़िंदगी जो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बात की। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये अब ये एक सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो सोशियोलॉजी के अंदर भी इब्न खुल्दून को बहुत ज़्यादा जो है स्टडी किया जाता है कि सोशल लाइफ के ऊपर, सोशल लाइफ किस तरह की होती है। इवन यहाँ तक बताया कि भाई जो मौसम है, ठीक है जी, अब उस मौसम का भी वहाँ के लोगों के ऊपर असर होता है। ह्यूमन नेचर किस तरह की होती है और ह्यूमन नेचर वेरी करती है मुख्तलिफ इलाकों में। कहा जी 7 बर आज़म हैं, तो 7 बर आज़म है तो उसका मतलब 7 जो बर आज़म है वहाँ के जो लोग हैं उनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट है एक दूसरे से, उनका माश का ज़रिया डिफरेंट है, क्योंकि उनका मौसम डिफरेंट है, उनकी आदत जो हैं, आदतें जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज है। तो बहुत डिटेल से इन्हीं के डिस्कस किया। और फिर कहा सोशल लाइफ कैसे, उसको क्राइसिस क्या है, वो कैसे ऊपर जा सकती है, पूरा एक डिटेल से उसका सर्वे किया। अच्छा, डिफेंस नीड जो है सोसाइटी को चाहिए होती है, क्योंकि एक अगर हुकूमत है तो हुकूमत का काम ही ये है कि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो सोसाइटी को या सोशल लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि उसको डिफेंस चाहिए ताकि वो वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो आसानी से कर सकें। इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो 3 तरह से इकॉनमी पैदा की जा सकती है, ठीक है जी। इकॉनमी थ्रू एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत के थ्रू पैदा की जा सकती है जी। इकॉनमी को फ़रोग़ दिया जा सकता है, क्योंकि पुराना ज़माना जो था तो उस ज़माने में सबसे बेसिक चीज़ जो है वो एग्रीकल्चर ही थी। जैसे आज भी 65% जो पाकिस्तान है उसकी इकॉनमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा थी। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर्ड इकॉनमी जो है, तो यहाँ ये टैक्स का बहुत बड़ा ज़रिया है इब्न खुल्दून के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो आप जब एग्रीकल्चर के थ्रू इकॉनमी करते हैं तो उससे क्या होता है जी कि उससे आप टैक्स भी हासिल करते हैं, क्योंकि वहाँ से जब आप कोई चीज़ पैदा करते हैं तो मार्केट में आके सेल होगी, तो उसमें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। दूसरा ट्रेड के थ्रू, और तीसरा इंडस्ट्री के थ्रू। अब इंडस्ट्री में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई वहाँ पे चीज़ें लाई जाएँ, फिर उनको तैयार किया जाए, फिर दिया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर एक बेहतर चीज़ है और एक बेहतर ऑप्शन है इकॉनमी को आगे लेके जाने का।
फिर कहा जी रिलेशंस जो हैं, जैसे पहले भी ऊपर बयान किया जा चुका कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बगैर तो हुकूमत चलती नहीं है, क्योंकि हुकूमत का काम है टैक्सेस के ऊपर। हुकूमत की अपनी कोई इनकम तो है नहीं, तो हुकूमत इनकम कहाँ से लाती है? टैक्सेस से लाती है। तो ऑब्वियसली टैक्सेस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा जो है वो मुल्क भी अमीर होगा और उतना ज़्यादा हुकूमत भी अमीर होगी। और जो प्रोडक्शन है कहा जी वो हुक्मरान के अंडर होनी चाहिए। उसके दो वजूहात हैं, एक तो मोनोपोली क्रिएट ना हो कि भाई कोई बंदा ज़्यादा जो है वो पैसे कमाने की गर्ज से जो है, जैसे चीनी या आटा माफिया की बात करें तो वहाँ पे जब हुकूमत को नहीं पता तो इसी वजह से वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हुई, वहाँ पे रेट जो है वो ऊपर नीचे हुए, इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ, इतनी महंगाई हुई। उसकी वजह ये है कि हुकूमत को पता ही नहीं कि भाई कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, कितनी हो रही है, किस लिहाज से हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, क्या हो रहा है, तो मोनोपोली क्रिएट ना हो। दूसरा, वहाँ पे फिर टैक्स नहीं लिया जा सकता जब हुकूमत को नहीं पता कि यहाँ पे पैदावार कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है। तो जब, क्योंकि टैक्स तो प्रोडक्शन के ऊपर है, पता चले कितनी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के हिसाब से पैसे कमाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब टैक्स भी वहाँ पे नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे ये इब्न खुल्दून की जो है वो कुछ फिलॉसफी